नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे हमने पहले वाले हमारे प्रीवियस लेसन में सीखा था कि हम लोग किस तरह से किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सभी मेटल इलेक्ट्रोड का जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो जब हम लोग उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, रिड्यूसिंग पोटेंशियल के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो हमें एक सीरीज बन के आएगी हमारे पास में। जो सीरीज हमारे पास बन के आती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज या फिर उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को हम लोग उनके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नाउ लुक एट द सीरीज। अब देखिए सीरीज हमें देखने से क्या पता चलता है कि इस टेबल में सबसे ऊपर हमारे पास में कौन है, दैट इज द फ्लोरीन, और सबसे नीचे में हमारे पास क्या है, लिथियम। इस टेबल में हमने सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लिए हैं। सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लेना यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ लुक इन द मिडल। इन द मिडल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देयर and the standard electrode potential of the hydrogen is taken as a 0.00 volt because we are taking hydrogen electrode as a reference electrode. Hydrogen electrode is a reference electrode and arbitrarily we are taken that the electrode potential of She is 0.0 volt. हम लोग क्या करते हैं कि शी के साथ ही बाकी और मेटल्स को कनेक्ट किया जाता है, बाकी एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। हाफ सेल में हमारे पास एक तो दूसरा एलिमेंट होगा और एक हाफ सेल हमारे पास में हाइड्रोजन वाला होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कितना है, दैट इज 0.00 वोल्ट। जो टेबल हम लोगों ने अरेंज किया है, इस टेबल में सबसे ऊपर हमारे पास आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्लोरीन किसी को भी क्या कर सकता है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जब फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका क्या हो रहा है, बहुत इजीली रिडक्शन हो रहा है। जब उसका इजी रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। सो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इस सीरीज में हम लोग बॉटम टू टॉप मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास में क्या होता है, इंक्रीज होता है। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम है, दैट वैल्यू इज द -3.05 वोल्ट। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लिथियम हमेशा क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो लिथियम रिड्यूस नहीं होना चाहता है। लिथियम हमेशा क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। सो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Lithium is the strongest reducing agent. When we move from top to bottom in this series, the reducing capacity of the element increases. Reducing capacity of element is increases. So what we conclude from here, lithium is the strongest reducing agent and fluorine is the strongest oxidizing agent. Why? Because fluorine easily accept electrons, lithium easily donate electrons. So this is arrangement is known as electrochemical series or simply activity series. Now the points, there are the two type of the electrodes. देखो इलेक्ट्रोड जो हम लोग काम में लेते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड जस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इलेक्ट्रोड जो हमारे पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उनका एग्जांपल है हमारे पास में लाइक योर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड, दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं एज वेल एज प्रोवाइड सरफेस फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स जैसे सोडियम मेटल है, लिथियम मेटल है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह से बिहेव करते हैं। जब हम लोग इनका इलेक्ट्रोड बनाएंगे दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड का जनरली हम लोग यूज मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज जनरली इन मेटल प्यूरिफिकेशन। देखो जब भी क्या होगा कि ई नॉट का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, ई नॉट मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0, यानी उसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, उसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो स्टेबल होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होगा। हम लोग यहाँ सबको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन इज रेफरेंस देयर। सो अगर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ई नॉट का वैल्यू 0 से कम है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो हाइड्रोजन से कम स्टेबल होगा। या फिर इन द अनदर वर्ड्स वी कैन से द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल फॉर द एलिमेंट्स फॉर दोज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव। सो हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमारा पॉजिटिव है तो रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, नेगेटिव है तो रिड्यूस्ड फॉर्म कम स्टेबल है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके कंपेयर से, कंपेयर टू हाइड्रोजन। ई नॉट फॉर द फ्लोरीन इज द हाइएस्ट, इंडिकेटिंग दैट द फ्लोरीन गैस हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी to get reduced to fluoride ions, and therefore fluorine gas is the strongest oxidizing agent and fluoride ions is the weakest reducing agent. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ई नॉट का वैल्यू फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट है तो उसका रिड्यूसिंग पावर कैसा है, हाईएस्ट है। सेम वे द लिथियम है द लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू, इंडिकेट दैट लिथियम आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट while the lithium metal is the most powerful reducing agent। क्यों है, क्योंकि लिथियम मेटल क्या करेगा, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लिथियम मेटल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन गया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है। सो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and lithium is the strongest reducing agent. Electrochemical cells are used in determining the pH of the solutions, solubility product, equilibrium constant and other thermodynamic properties and for potentiometric titration। ऐसी टाइट्रेशन जहां हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें एक वायर लगा होता है जिसकी लेंथ 10 मीटर होती है। उसकी हेल्प से हम लोग सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक for some numerical problem based on electrochemical series. The first question is, arrange the following metals in order in which they displace each other from the solution of their salt. And the metals are aluminium, copper, iron, manganese and zinc. First we find out the electrode potential of these
मेटल्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए एल्यूमिनियम का कितना है हमारे पास -1.66, कॉपर इज द 0.34, आयरन इज द -0.44, मैग्नीशियम इज -2.36 एंड जिंक इज द -0.76। क्वेश्चन से अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू सबसे कम होगी वो बाकी सबको डिस्प्लेस कर सकता है। जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू सबसे कम होगी वो बाकी और एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है। तो सबसे कम वैल्यू किसका है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, बाकी सभी एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, जिंक, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बस, वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जिंक क्या कर सकता है, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, और कॉपर क्या कर सकता है, किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सो अमंग दीज मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस ऑल एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस एनी वन, because for the copper the value of the E naught value is maximum or highest. Now look for the next second question. Give the standard electrode potential. ये given है हमारे पास में कुछ metals के, जैसे पोटेशियम है, सिल्वर है, मरकरी है, मैग्नीशियम है एंड क्रोमियम है। क्वेश्चन से अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। उनकी रिड्यूसिंग पावर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। द लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल द हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा कम होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा हाई होगी। सो अमंग ऑल दीज सबसे कम जो हमारे पास है ई नॉट का वैल्यू वो पोटेशियम का है। तो पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर हमारे पास कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। सिल्वर का जो ई नॉट का वैल्यू है वो मैक्सिमम है अमंग दीज ऑल। तो सिल्वर का रिड्यूसिंग पावर कैसा होगा, मिनिमम होगा। So when we arrange these elements, those are arranged in this way: silver, then mercury, then chromium, then manganese, and after all there is the potassium. Potassium is the strongest reducing agent among these. Now look for the next question. Depict the galvanic cell in which the following reaction takes place. एक ये रिएक्शन है जो हो रही है गैल्वेनिक सेल में, हमें उस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट द सेल। हम लोग उस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लुक, जब भी हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हु इज एनोड एंड हु इज कैथोड। जिंक इज कन्वर्टिंग इन Zn2+, सो ऑक्सीडेशन इज हियर, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो जिंक क्या बन गया, एनोड बन गया। Ag+ किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया, तो Ag+ का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन होकर क्या बन गया, कैथोड बन गया। जब भी हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड को राइट हैंड साइड में लेके रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल। जिंक कन्वर्टिंग इन Zn+2 separated by one vertical line, and these two vertical lines are indicating salt bridge. Then we write cathode. In the cathode first we wrote metal ion, then we wrote metal separated by again a vertical line. Now the next question, which of the electrode is negatively charged? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। जो एनोड होता है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और कैथोड हमारा कैसा होता है, इस सेल में कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज दिस वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो विच वन इज द, दैट इज द जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। Next question, the carrier of the current in the cell. Who carry the current in this cell? The carrier of the current in this cell is electrons and ions. Electron carry current in outer circuit of the cell, and ions carry current in inner circuit of the current, inner circuit of the cell.
द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, जिस भी इलेक्ट्रोड पे जो जो रिएक्शन हुआ है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ था, जिंक था हमारा, उसने एनोड का काम किया। क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको एनोड, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दैट इज द एनोड। जबकि सिल्वर वाले पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ, सो दैट इज नॉन एज द कैथोड। दीज आर द इंडिविजुअल रिएक्शंस, दोज आर टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड्स। Now next topic is the electrochemical cell and gives energy of the reaction. Electrical work done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge passed. 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हो रहा है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। सो W इज इक्वल टू QV, Q मीन चार्ज, V मीन वोल्टेज। चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा हमारे पास में, चार्ज की वैल्यू होगी N इंटू एफ। N मीन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F का मीनिंग क्या है हमारे पास में, F इज नोन एज 1 फैराडे। 1 फैराडे मीन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। V मीन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेल के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, E सेल लिखते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। So W is equals to QV and equals to NFE. So W इलेक्ट्रिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NFE सेल। So N का मीनिंग अभी क्या बताया, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड E सेल का मीनिंग क्या होता है, EMF ऑफ द सेल, और F का मीनिंग क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम। कैसे निकालेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 मोल में पार्टिकल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा नियरली इक्वल टू द 96,500 कूलम, दैट इज द 1 फैराडे। इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क, क्लास 11th में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ा था, अगर हमें मैक्सिमम वर्क किसी सिस्टम से करवाना है तो मैक्सिमम वर्क तभी पॉसिबल है जब हमारा वर्क कैसा हो, रिवर्सिबल हो। व्हेन आवर वर्क इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, जो गिब्स एनर्जी का जो चेंज होता है उसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन गिब्स एनर्जी। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, del RG, R mean reaction, del G, reaction gives energy, change in the reaction gives energy is equals to the minus W or is equals to the minus NFE सेल, बिकॉज अभी हम लोगों ने निकाला था कि W इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होता है, NFE सेल होता है। सो del RG इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस NFE सेल। E सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। इंटेंसिव पैरामीटर का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा। दैट इज इंटेंसिव पैरामीटर डिपेंड्स ऑन नेचर रादर देन क्वांटिटी। बट डेल आरजी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड ऑन अमाउंट, दैट इज डिपेंड्स ऑन अमाउंट, एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। डेल जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एन पर डिपेंड करेगा कि एन हमारे पास कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेल जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बिकॉज डेल जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो अब हमारे पास जो डैनियल सेल था, अब जैसे डैनियल सेल है उसके लिए हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं किसी भी सेल के लिए। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सचेंज हुए। सो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल आर जी इज इक्वल्स टू -2 एफ ई। अगर इस इक्वेशन की स्टोइकोमेट्री चेंज करके मैं ऐसा लिख दूं, तब हमारे पास इस इक्वेशन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, नाउ देयर आर द 4 इलेक्ट्रॉन। सो अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल आर जी का इज इक्वल्स टू -4 एफ
ई, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल आर जी। बट इन दोनों ही केस में ई सेल की वैल्यू कैसी रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी, बिकॉज ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड डेल आर जी की वैल्यू इन दोनों केस में कैसी आ रही है हमारे पास, अलग अलग आ रही है, बिकॉज दैट इज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, because that is a extensive property. If the concentration of all the reacting species is unity, यानी सबकी concentration कितना है, हम लोगों ने कितना मान लिया कि 1 m है, 1 मोलर concentration है, उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, E cell is equals to E naught cell, and E naught cell is known as the standard electromotive force of cell. E naught का मीनिंग क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल जी इज इक्वल्स टू होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। 11th क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस समय डेल जी का वैल्यू होता है हमारे पास 0। ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम लोग 10 बेस में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन के आएगी उसका, देन अवर डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। सो दिस इज द ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Now the next one is the Nernst equation. How we derive Nernst equation? Let हम लोगों ने क्या माना है कि एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो किसी सेल में हो रही है। रिएक्शन हमारे पास में क्या है, M1A रिएक्टिंग विथ M2B एंड कन्वर्टिंग इन N1C एंड N2D। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो Kc, तो उसके लिए Kc का वैल्यू हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं, Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, प्रोडक्ट, नीचे में क्या आता है हमारे पास में रिएक्टेंट, तो C टू दी पावर N1 इंटू D टू दी पावर N2 डिवाइडेड बाय A टू दी पावर M1 इंटू B टू दी पावर M2। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, अब देखो हमने पीछे निकाला कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल डी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था ये फार्मूला कि डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई, एंड डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट होता है। ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के सी। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कि माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होके आ जाएगा, एंड द इक्वेशन इज E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी डिवाइडेड बाय एन एफ। टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। फेराडे, 1 फेराडे का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। और आर क्या होता है हमारे पास में, गेज कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सारी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ये सारे वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 लॉग के सी बाय एन, एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज द नर्स्ट इक्वेशन। इसको और मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, केसी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, केसी का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था, तो मॉडिफाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग C टू दी पावर n1 D टू दी पावर n2 A टू दी पावर m1 B टू दी पावर m2। फॉर ए गैल्वेनिक सेल, उसके लिए हम लोगों को एक नर्स्ट इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक गैल्वेनिक सेल में एक सिंपल रिएक्शन होता है हमारे पास में, जिंक है, कॉपर आयन से रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन में, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके लिए मुझे केसी लिखना हो तो इसके लिए केसी का वैल्यू होगा ये
कॉपर सॉलिड है और जिंक सॉलिड है। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो हम लोग इनका एक्टिव मास कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 से हम लोग इनको डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो हम इन दोनों को सॉलिड्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो द रिमेनिंग इज द आयन कॉन्सेंट्रेशन ओनली। हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कौन सा आयन बचा, जिंक आयन, रिएक्टेंट साइड में कौन सा आयन है, कॉपर आयन था। दोनों साइड से हम लोगों ने सॉलिड को एलिमिनेट कर दिया है। क्यों कर दिया, बिकॉज उनकी कंसेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। सो केसी इनके लिए बना हमारे पास में Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2। अब इसके लिए अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो नस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Zn प्लस 2 बाय Cu प्लस 2। दिस इक्वेशन इज नॉन एज द नस्ट इक्वेशन फॉर ए गैल्वेनिक सेल। नस्ट इक्वेशन फॉर ए गैल्वेनिक सेल। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दिस वन इज अ नस्ट इक्वेशन दैट E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Kc। एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम के टाइम पे E का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सो 0 is equals to A naught minus 0.0591 divided by n into log Kc. Modify this equation. On that time we got this value that log Kc is equals to n E naught divided by 0.0591। अगर हमें Kc निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसका हम लोगों को एंटी लॉग लेना होगा। इसके एंटी लॉग लेने से हमारे पास Kc का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन। नाउ लुक विद a numerical कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है हमारे पास में, इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। E नॉट का वैल्यू हमें दिया है 0.46 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन log C हमारे पास ये होता है इक्वल्स टू n E नॉट डिवाइडेड बाय 0.0591। ये वैल्यू हम सब लोग यहाँ पुट करेंगे। n का वैल्यू 2 है। 2 क्यों है, देखिए कॉपर है, कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, Cu प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ। So there is a exchange of 2 electrons. So n is the number of the electrons. So 2 electrons are here. वैल्यू हमने पुट कर दिया 2। E नॉट का वैल्यू कितना है 0.46। E नॉट सेल का वैल्यू उसने हमें दिया है कितना है 0.46। अब ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, Kc आएगा, दैट Kc इज इक्वल्स टू 3.687 into 10 to the power 15. So if we know the value of the E naught cell, we can easily calculate equilibrium constant of any reaction. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लोग निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, बट एक सेल बना करके हम लोग इजीली उसके लिए Kc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। नाउ लुक फॉर द अनदर एग्जांपल। Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. सॉल्यूशन का pH कितना है, 10 है हमारे पास में। pH का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 to the power माइनस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। pH इज इक्वल्स टू माइनस log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। सो H प्लस इज इक्वल्स टू 10 to the power minus pH. We use this formula. By using this formula, we got the H plus ion concentration is 10 to the power minus 10 m. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे पास ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए Kc का वैल्यू कितना होगा, Kc इज इक्वल्स टू 1 बाय H2 प्लस। हम लोगों ने ऊपर में 1 क्यों लिया है, हाइड्रोजन गैस को नहीं लिखा क्योंकि वो उसका रिएक्टिविटी का वैल्यू है 1। हमें सिर्फ यहाँ आयन लेना है। आयन किस साइड में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, तो वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। ई नॉट का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आर्बिट्रली हम लोगों ने उसके लिए ई नॉट कितना बना हुआ है, दैट द 0। ये सारी वैल्यू हम लोग इस नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम ये सारी वैल्यू इस नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ई का वैल्यू
फाइंड आउट होकर के आएगा -0.591 वोल्ट, इज इक्वल्स टू -0.591 वोल्ट. So this is the answer of our this numerical, is equals to -0.591 volt. Now look for the next numerical. Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. इसके लिए E नॉट का वैल्यू हमें बताया है 1.05 वोल्ट और इक्वेशन हमें ये दे दी गई है. इस इक्वेशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे. अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, सिर्फ आयंस को लिखना है. तो आयंस कौन है, प्रोडक्ट साइड में है निकल आयन है, रिएक्टेंट साइड में सिल्वर आयन है. उसको हम लोग लिखेंगे. इनका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. बाय द गिवन कॉन्सेंट्रेशन वी फाइंड आउट द Kc एंड द वैल्यू ऑफ द Kc इज 4 × 10⁴. नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Kc. सो E इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे. पुट करके हम लोग हमारा कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन करके जब आंसर निकालेंगे हमारे पास आंसर आएगा E इज इक्वल्स टू 0.914 वोल्ट. दिस वन इज आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट इट. So thank you for listening us patiently. अगर आपका कोई भी डाउट हो नीचे चैट बॉक्स में आप रिप्लाई में आप अपना डाउट डाल दीजिए. आपके डाउट का रिप्लाई टाइमली कर दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग अस.